हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में घोषणा की गई है। तो इस एजेंसी के बारे में हम इस लेक्चर में देखेंगे कि ये क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। उसके बाद क्या है कि क्या ये सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जो भी वैकेंसी आती है सभी के लिए टेस्ट लेगी, एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराएगी। इसका मीडियम क्या होगा, इस एग्ज़ाम का मीडियम कौन सा होगा, इस एग्ज़ाम में लाए गए स्कोर का वैलिडिटी क्या होगा, कितने दिन तक चलेगी, इसकी वैलिडिटी रहेगी। इसका सेंटर कहाँ होगा, इस एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ होगा, ये छात्रों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए कैसे बेनिफिशियल रहेगा। तो इस लेक्चर में हम इन सारे क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते क्या है। पहला टॉपिक है हमारा कि ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो है क्या आखिर में। तो ये एक ऑटोनॉमस एजेंसी है, स्वायत्त एजेंसी है, जैसे हमारा यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, ये सब जैसे एजेंसी है, इसी तरह ये भी एक एजेंसी होगी जो अपने ढंग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी और रिक्रूट करके डिफरेंट स्टूडेंट को रिक्रूट करके वो गवर्नमेंट एजेंसी के पास भेजेगी। रेलवे का होगा तो रेलवे के पास, जिसके पास होगा उसके पास भेजेगी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा। इसके जो चेयरमैन होगा उसका पद क्या होगा, एक सचिव, केंद्र में जो सचिव होता है यानी जो सेक्रेटरी लेवल का होता है उस लेवल का होगा। इसके बाद क्या है, ये जो बनेगी एजेंसी, इसमें जो बोर्ड का एग्जाम लिया जाएगा, मान लो रेलवे है, बैंक है, फिर एसएससी है, फिर और भी डिपार्टमेंट, मान लो बार्क का होगा तो उसका भी, सभी का जिस बोर्ड का एग्जाम लिया जाएगा उन सभी बोर्ड से उसके प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव्स इस बोर्ड में शामिल होंगे। ठीक, अब है कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे देश में क्या होता है, करीब साल भर में 1.25 लाख 1 लाख वैकेंसी आती है। ये सारे कुछ मिला के, ऐसा नहीं खाली एसएससी से इतनी वैकेंसी आ जाती है, बैंक से इतनी वैकेंसी आ जाती है। तो इसमें जितने भी एनटीपीसी हो गया, फिर आपको जितने भी सरकार के पीएसयू हैं उससे रिलेटेड, फिर उसके बाद सरकारी जो निकलती है, जैसे एसएससी की निकलती है, सीएपीएफ की निकलती है, यूपीएससी की निकलती है, ढेर सारी वैकेंसियाँ निकलती है। तो ये वैकेंसियाँ करीब 1.25 लाख या 1 लाख के करीब निकलती है। इसमें पार्टिसिपेंट्स कितने होते हैं, 2.5 से 3 करोड़, 2.5 से 3 करोड़ पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो वो डिफरेंट एग्जाम देते हैं। सबकी क्या होती है, लगभग सभी एग्जाम की एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स होती है, वो क्या होती है, ग्रेजुएशन होती है। तो सबकी एक ही है, लेकिन एग्जाम पैटर्न अलग अलग होने की वजह से क्या होता है, अलग अलग हमें फी देना पड़ता है, अलग अलग जगह दौड़ना पड़ता है। किसी का सेंटर इलाहाबाद, किसी का खड़गपुर, किसी का जयपुर, किसी का त्रिवेंद्रपुरम, ऐसे ऐसे जगह पे हमें भटकना पड़ता है, जिसके कारण स्टूडेंट का टाइम भी लॉस होता है, उसका कंसंट्रेशन भी लॉस होता है, पैसा भी लॉस होता है, इस तरह बहुत सारा कुछ होता है। साथ में कई बार धांधली पकड़ाती है। तो ये सब को दूर करने के लिए इस एग्जाम को, इस पैटर्न की हमें आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट क्या है कि क्या ये सारे एग्जाम को यही एनआरए कंडक्ट करवाएगी। तो इसका आंसर है कि हाँ, ये धीरे धीरे, अभी तो ये सिर्फ क्या किसका करवाएगी, एसएससी का करवाएगी, रेलवे का करवाएगी और बैंकिंग का एग्जाम एक साथ कंडक्ट करवाएगी। लेकिन धीरे धीरे जो इसका प्रसार होते जाएगा उसमें सारे गवर्नमेंट के एग्जाम एक साथ होने लगेंगे। ठीक, इसका सिर्फ ये प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, इसके थ्रू प्रीलिम्स होगा। उसके बाद क्या होगा, ये डिफरेंट बोर्ड्स को अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको भेज देगी। आपको रेलवे में देना है तो आप रेलवे का मेंस दीजिए, बैंक का देना है तो बैंक का मेंस दीजिए, फिर इंटरव्यू जो भी होगा। फिर इसी तरह एसएससी के लिए आपको है तो आप एसएससी का वो सीटेट, ये जो सीईटी है वो क्वालिफाई करके आप फिर एसएससी का मेंस देके फिर उसका डिफरेंट आप जा सकते हैं, एसएससी में करियर बना सकते हैं। इसी तरह बैंक में भी करियर बना सकते हैं। तो हर एक का जो प्रीलिम्स टेस्ट है वो एक होगा, लेकिन इसका मेंस अलग अलग होगा। ठीक, तो अभी फिलहाल ये 3 एग्जाम एक साथ कंडक्ट करवाई जाएगी, लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में सारे एग्जाम लगभग इसमें एक साथ कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। अब इसका मीडियम क्या होगा, व्हाट विल द मीडियम ऑफ ये सीएटी। ठीक, तो इसका मीडियम क्या होगा, अभी तक हमारे एग्जाम, ज़्यादातर एग्जाम क्या होता है, 2 ही भाषा में, इंग्लिश और हिंदी में होती है। लेकिन इसमें क्या होगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के
जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में जितनी 22 भाषाएं शामिल है, उसमें से 12 भाषाओं में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उसमें से 12 भाषाओं में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अब इस एग्ज़ाम में लाया गया स्कोर कितना दिन वैलिड होगा, ठीक। तो इस एग्ज़ाम में अगर हम एक बार क्वालिफाई करते हैं सेट में या सीईटी जो एग्ज़ाम है, ठीक, तो इसका हमारा जो स्कोर होगा वो वैलिड होगा 3 साल के लिए, ठीक। अब मान लो 2020 में देते हो तो ये एग्ज़ाम आपका स्कोर वैलिड होगा 2023 तक के लिए, ठीक। अगर 21 में देते हो तो ये 24 तक के लिए होगा। हाँ, इसके साथ क्या है, आप मान लो एक बार स्कोर कम आ गया, ये साल में 2 बार एग्ज़ाम होना है 6-6 महीने पे, तो अगर आपका स्कोर कम आ गया तो फिर से आप, अगर आपका एज बचा हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हो, उसमें और अच्छा इम्प्रूव स्कोर कर सकते हो, ठीक। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार दे सकते हो। मान लो एक बार बीमार पड़ गए, नहीं दे पाए, तो इसलिए आप 6 महीने बाद भी दे सकते हो उस एग्ज़ाम को, फिर से आपका वो 3 साल के लिए वैलिड हो जाएगा। इसके साथ साथ ऐसा है नहीं है कि मतलब आपका इसमें जो कोटा मिलता है या रिजर्वेशन मिलता है वो ख़त्म हो जाएगा, वो भी नहीं है, आपका वो सब मेंटेन रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा कि इसका सेंटर कहाँ होगा। सेंटर देखिए, अब एग्ज़ाम देने के लिए हमें क्या होता था, कभी जबलपुर जाना पड़ता था, कभी वाराणसी जाना पड़ता था, कभी भोपाल जाना पड़ता था, कभी रांची जाना पड़ता था, कभी कहीं कभी कहीं। इस चक्कर में हमारा क्या होता था, मुझे एक याद है आपको, ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था रेलवे में, तो उसमें मेरा एक दोस्त दिल्ली से आया था, उड़ीसा सेंटर, उसका उड़ीसा में था एग्ज़ाम, तो उसने करीब करीब 7 से 8 हज़ार रुपये उसका खर्चा हो गया कि एग्ज़ाम देने के लिए, प्रीलिम्स टेस्ट देने के लिए सिर्फ, ठीक। अब उतना खर्च करने की जरूरत नहीं है। अब इसका क्या हो जाएगा, इस एग्ज़ाम के थ्रू इसका सेंटर हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा। अभी तो सबसे पहले ये 117 जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उसमें उसके हर एक ज़िले में होगा, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो और हमारा एग्ज़ाम देना भी क्या हो जाए, काफ़ी आसान हो जाए और काफ़ी सस्ता हो जाए। ऐसा नहीं कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एक एग्ज़ाम में हमारा 10,000 20,000 खर्चा हो जा रहा है, वो नहीं होगा, साथ में एक ही। अब देखिए ये स्टूडेंट के लिए कैसे बेनिफिशियल देगा। ओके, स्टूडेंट के लिए कैसे बेनिफिशियल होगा, ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होगा, एक बार एग्ज़ाम खराब चल गया तो फिर आप दोबारा भी दे सकते हो इसको, तो इस तरह ये आप 2 बार दे सकते हो और आपको बार बार एग्ज़ाम नहीं देना है आपको, कि मतलब 50 बार दे रहे हैं एग्ज़ाम। एक एवरेज स्टूडेंट कम से कम हमको लगता है करीब 7 से 8 बार एग्ज़ाम दे ही देते होगा साल में, तो उसमें हर एक डिफरेंट फॉर्म के लिए 700 500 1000 2000 ऐसे कर फॉर्म फिल करने में हमको लगता है करीब 10,000 रुपया खर्चा हो जाता होगा साल भर में। उसके बाद हर एक एग्ज़ाम देने के लिए कम से कम एवरेज मान के चलो तो 2,000, तो इस तरह करके 10 एग्ज़ाम आपने दिया साल में, तो 10 दुना 20,000 उसका और 10,000 फॉर्म बनेगा, 30,000 40,000, तो इस तरह चल जाता है। इसके साथ क्या है, रजिस्ट्रेशन से लेकर परीक्षा और मेरिट सब कुछ ऑनलाइन होगा। आप रजिस्ट्रेशन भी अभी भी आप करते हो, बैंक का ऑनलाइन करते हो, फिर रेलवे का भी ऑनलाइन होता है, तो ये रजिस्ट्रेशन होता ही है, उसके साथ मेरिट लिस्ट भी अब सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। ये 12 भाषाओं में, इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, 12 भाषाओं में होगा। इसमें 10वीं 12वीं और स्नातक पास सभी तरह के, अब 10वीं के लिए कौन सा होगा, जो SSC का होता है 10+2 वो हो जाएगा, और भी जो एग्ज़ाम होता है मल्टीटास्किंग वाला, और इसी तरह 12वीं के लिए जो होता है LDC और DEO का वो वाला हो जाएगा। और स्नातक के लिए आप जानते हैं बैंक का एग्जाम होता है, रेलवे का एग्जाम होता है, सबका एग्जाम होता है, तो सबके क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन सबके लिए हो जाएगा ये ऑनलाइन। सबका जो आप ग्रेजुएशन लेवल का भरोगे तो ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन आएगा, 12 लेवल का भरोगे तो 12 लेवल का क्वेश्चन आपको फेस करना होगा, उसकी वैलिडिटी उतनी ही रहेगी, 3 साल ही रहेगी, ठीक। अब है कि इसके मैंने बता ही दिया, इसका जो सिलेबस होगा वो आप जिस एग्जाम को, जैसे आप फॉर्म फिल कर रहे हो जिस स्टैंडर्ड का, उस स्टैंडर्ड का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब देखो ये ऑनलाइन होगा और साल में 2 ही बार होगा, तो घपलाबाजी या जो चोरी जालसाजी होता है वो कम हो जाएगा, यानी कि एक बेहतर एग्जाम हो पाएगा, फेयर एग्जाम हो पाएगा, जिससे कि जो सही कैंडिडेट हैं वही सेलेक्ट हो पाएंगे। इसकी अधिकतम उम्र सीमा मान लो आपकी 3 साल बाद होगी, उम्र 30 पूर्ति है या 27 पूर्ता है, तो आप 3 साल तक जितने बार, मतलब 3 साल में कितने बार, मैक्सिमम 6 बार एग्जाम दे सकते हो, और आपका स्कोर वो आप सुधार सकते हो, ठीक। तो ऐसा होगा। और क्या है, अब देखिए और मैं बता देता हूँ कैसे कैसे ये होगा। तो एक तो हमारा फॉर्म जो फिल करने में उसमें पैसा बचेगा, फिर इधर उधर जाने में जो हमारा टाइम जाता है और साथ साथ मनी भी जाती है, तो उसका भी पैसा बचेगा, इस सेंस में भी है। और अब हमें क्या होगा कि एक ही तैयारी से, मान लो जो एक पैटर्न होगा,
कि आप जो प्रीलिम्स का पैटर्न होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि हम खाली बैंक का तैयारी कर रहे हैं तो बैंक ही का देंगे। थोड़ी बहुत तैयारी अगर हम बैंक का है तो हम बैंक के साथ साथ एसएससी का भी क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर हमारा मूड चेंज हो जाएगा तो। पहले क्या होता था, बैंक का फॉर्म भर दिया तो बैंक ही का एग्जाम दे सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, आपने अगर वो टेस्ट पास कर लिया फिर उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे किधर जाना। मान लो आप बैंक का मेंस देते हो, उसमें फेल हो गए, कोई बात नहीं, फिर आप तो एलिजिबल हो एसएससी के लिए भी, आप एसएससी का भी मेंस दीजिए। फिर उसके बाद आप उसमें भी हो गया तो फिर आप रेलवे का भी दे सकते हैं। आप अगर ऐसा कुछ होता है, मूड चेंज भी होता है, तो भी आप क्या कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो किसी भी करियर की ओर, आप अपना करियर बना सकते हो जाके। उसका सिर्फ आपको मेंस और फर्दर एग्जाम जो होगा उसको बस क्वालिफाई करना है। तो इस तरह का हो जाएगा। साथ में अब हमें थकावट नहीं होगी, हम निश्चिंत होकर पढ़ाई कर सकते हैं। और साल में 2 बार जब एग्जाम होगा उस टाइम हमें स्वस्थ रहना है और फोकस करना है कि हमें इसका प्रीलिम्स को अच्छे से अच्छे क्वालिफाई करना है, ताकि हमारा आगे का भी रास्ता क्लियर हो सके। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा ये सारी जानकारी इसके बारे में। तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, साथ में शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर लिसनिंग।